एक समय था जब अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर तालिबानियों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध, काफी पुरानी प्रतिमा थी जो बुद्ध की, उसको तोड़ दिया था। काफी समय पहले जब यह पूरा संघर्ष शुरू हुआ और इस प्रतिमा को तोड़ा गया तो विश्व ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की। तालिबानियों का मानना था कि बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं या फिर कोई भी मूर्ति पूजा जो की जा रही है वो इस्लाम के विरोध में है और इस्लामी कट्टरपंथी समूह होने के नाते उन्हें इसे तोड़ा जाना ये उनके लिए एक कर्तव्य की बात है। उन्होंने इसको तोड़ दिया, लेकिन हाल ही में खबर हमें सुनने को मिल रही है कि तालिबान अब बुद्ध की मूर्तियों को संरक्षण देगा और उनको संरक्षित करेगा। तो क्यों ऐसी बात निकल करके आई और क्यों वे इसको संरक्षण देना चाहते हैं? तो दृष्टि IAS के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। चलिए आज इस टॉपिक में हम पूरे इस डिस्कशन को कवर करेंगे। तालिबान क्यों बचा रहा है बुद्ध की मूर्तियां? तो एक ऐसे समय में जब आप जानते हैं कि 2001 के समय मार्च का ही महीना था जब तालिबानियों ने रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से जो बामियान में मौजूद बुद्ध की मूर्ति थी उसको इस तरह से, कुछ विजुअल्स में देख सकते हैं कि ध्वस्त कर दिया। और जो मूर्ति इस तरह से दिखती थी उसके बाद वो स्थान इस तरह से रिक्त हो गया। और अब जबकि बात आई है तो उन्होंने कहा है कि मेस आयनाक, जो कि अफगानिस्तान के काबुल से थोड़ा सा दूर मौजूद एक क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वे उसको संरक्षित करेंगे। तो अब अचानक से ऐसा विचार क्यों आया? तालिबानी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे मेस आयनाक में मौजूद जो बुद्ध की मूर्तियां उसको संरक्षित करेंगे? डिस्कशन में हम बात करते हैं। पहले ये समझ लें कि इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ये क्षेत्र अपने आप में बहुत पुरानी बुद्ध से संबंधित साइट है और यहाँ पर मौजूद है तांबे के अयस्क। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुमूल्य पत्थर और ऐसा भी कहा गया है कि संभावित लिथियम के भंडार भी हो सकते हैं। तो एक प्राचीन बौद्ध साइट होने के अलावा यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन, खनिज रिसोर्सेस मौजूद हैं जिसकी वजह से तालिबान यहाँ पर आकर्षित हो रहा है। यह जो स्थान है ये अपने आप में प्राचीन जो बौद्ध संरचनाएं हैं, खासकर जो मूर्तियां हैं, इसके अलावा कुछ अवसंरचनाएं हैं, मठ थी, स्तूप थे और प्राचीन बस्तियों के अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही प्रमुख रूप से इस साइट का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक, आज के इस डिस्कशन में हम इन पूरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है और क्या इसका निष्कर्ष है। न्यूज पर अभी बात करेंगे, तालिबान के क्या हित हैं इसको और विस्तार से समझेंगे, पूरी कहानी कब से शुरू हुई, बामियान बुद्ध और अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म को देखेंगे, तालिबान ने बामियान को क्यों उजाड़ा, जो हमने शुरू में बात की कि 2001 के समय उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया था, इसको समझेंगे। उसके बाद क्या स्थिति बनी उसको देखेंगे, निष्कर्ष समझेंगे और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। प्रीलिम्स में भी कोई फैक्ट पूछा जाए उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह जो सब्जेक्ट है यह GS पेपर 1 और 2 दोनों के अंतर्गत कवर किया जा सकता है, यानी कला एवं संस्कृति के अंतर्गत और अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड दोनों से ही जोड़ सकते हैं। न्यूज आई है, व्हाई आई टू चाइना इन्वेस्टमेंट, तालिबान नाउ प्रिजर्व बुद्धास और व्हाट वर द बामियान बुद्धास एंड व्हाई डिड द तालिबान डिस्ट्रॉय देम। शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है मेस आयनाक क्षेत्र की, इसकी जो बात शुरू होती है 2008 से होती है, जब हामिद करजई प्रशासन चीन की एक MCC नामक जो संयुक्त उपक्रम थी, चीन की एक कंपनी थी, उससे 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था मेस आयनाक के क्षेत्र से उच्च ग्रेड का तांबा निकालना। तो वहां पर मौजूद जो तांबे के अयस्क हैं, तांबे का बहुत बड़ा भंडार है, उसको कैसे निकाला जाए और उसका उपयोग करके अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में उसका उपयोग किया जाए। इसके अलावा वहां पर जो दिक्कतें आ रही थी उनको लॉजिस्टिक्स को लेकर के, अनुबंध को लेकर के और तालिबान द्वारा लगातार की जा रही हिंसक घटनाओं को लेकर के। तो जो चीनी कंपनियां थी 2014 आते आते वो इन हिंसक घटनाओं से परेशान होकर वहां से चली गई। अब पिछले साल हमने देखा कि जब तालिबान वापस से सत्ता में आ गया है तो तालिबान अब फिर से इस स्रोत का उपयोग करना चाह रहा है और उसने चीनी कंपनियों के सहयोग से खनन शुरू करने का एक प्लान बनाया है और उसके तहत उन्होंने उनको आमंत्रित भी किया है। अब यहाँ पर एक जो समस्या आएगी कि यहाँ पर बहुत सारी जो बुद्ध की मूर्तियां मौजूद हैं उन्हें स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो कलाकृतियों को स्थानांतरित करना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा और ऐसी संभावना है कि उसको शायद काबुल के जो म्यूजियम है उसमें स्थानांतरित किया जाएगा। तो जो बाकी की बाधाएं हैं उनको लिए MCC की एक तकनीकी समिति काबुल आ सकती है और पूरे रिसोर्सेस पर फिर से बात हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से शुरू हो सकता है
ये सभी कार्यक्रम हो सकते हैं। तो अब बात करें कि ये जो साइट है यहाँ पर 12 मिलियन टन खनिज मौजूद है, अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। और इस मौके पर चीन एक अवसर देख रहा है, यानी चीन को ये बात पता है कि जब एक ऐसे समय में जब तालिबान यानी अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान सरकार की वजह से आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं, किसी भी तरह के संबंध देश वहां से नहीं बना रहे हैं, ऐसे में चीन के लिए एक मौका हो सकता है कि उससे संबंध जोड़ करके अपने आर्थिक हितों को साध सके। क्योंकि अगर चीन को वैश्विक रूप से मैन्युफैक्चरिंग हब बने रहना है तो उसको बहुत बड़ी आवश्यकता होगी इस तरह के खनिज संसाधनों की, यही वो चाहता है। इसके अलावा कुछ और देश हैं जैसे ईरान, रूस और तुर्की, ये भी निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वहां से अमेरिका वापस चला गया है। तो अमेरिका के जाने के बाद जो एक वैक्यूम बना है, वहां पर रशिया का जो पूरा वर्ग है, रशिया और उसके संबंधित देशों का जो उसके सहयोगी देश हैं, वे यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए चूंकि वहां पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए ये देश रुके हुए हैं। लेकिन चीन अभी भी इस लाभ को देखते हुए वहां पर आकर्षित हो रहा है। चीन के लिए अभी के लिए अच्छी स्थिति यह है कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा कम है और सरकार पूरी तरह से वहां पर सहयोग देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और वे अपने अनुरूप करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो अनुबंध है ये तालिबान के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, क्योंकि तालिबान को यहाँ से हर साल 250 से 300 मिलियन डॉलर का राजस्व मिलने का एक अनुमान लगाया है तालिबान ने। तो अभी के लिए चूंकि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा तंगी है ही, अर्थव्यवस्था और अपने नागरिकों को ठीक से जो संसाधन है वे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसा वे चाहते हैं। अब ये जो मैस ऐनाक की साइट है ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान के लॉजर प्रोविंस का एक हिस्सा है। और बामियान की हमने बात की तो बामियान यहाँ पर मौजूद है और काबुल है यहाँ पर। यानी अगर कोई स्टेटमेंट बने प्रीलिम्स के लेवल पर कि बामियान जो है काबुल के कहाँ पर मौजूद है, तो ये काबुल के लगभग पश्चिमी क्षेत्र में है और लॉजर इसके दक्षिणी भाग में मौजूद है। इन दोनों बातों को याद रखिए। और एक बात और कि लॉजर या फिर जो मैस ऐनाक साइट है वो किस देश से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कल्चर के लेवल पर बामियान बुद्ध और अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म की, तो बामियान बुद्ध या फिर जो बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है वहां पर हमको पहली शताब्दी के आसपास दिखाई देती है, जब कुषाण वंश का शासन वहां पर शुरू होता है। लेकिन इसके जो लिखित स्रोत हैं वे हमें 5वीं शताब्दी के आसपास दिखाई देते हैं, जब चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग वहां पर आते हैं। तो बामियान अफगानिस्तान के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिंदकुश के ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक क्षेत्र है, जो प्राचीन समय में बामियान नदी की लाइन सिल्क रोड के शुरुआती दिनों का अभिन्न हिस्सा था। यानी बामियान नदी जब वहां पर मौजूद थी उसका हिस्सा और सिल्क रूट जो वहां से जाता था, खासकर भारत, चीन और रोम के बीच का, इन तीनों के व्यापार के बीच में जब सिल्क रोड के तहत ये व्यापार होता था, वहां पर बामियान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हमने बात की बौद्ध कुषाण साम्राज्य के दौरान बामियान एक प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन गया था। तो ये जो मूर्तियां हैं ये बलुआ पत्थर की चट्टानों से उकेरी गई हैं और ये मूर्तियां 5वीं शताब्दी ईस्वी से पहले की हैं। और जिक्र चूंकि फाहियान और ह्वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है उसमें इनका जिक्र पहली बार देखने को मिलता है, यानी और पहले के समय की ही होंगी। इसमें प्रमुख रूप से कई सारी बुद्ध की प्रतिमाएं तो मौजूद है, लेकिन प्रमुख जो प्रतिमाएं थी वो 2 प्रतिमाएं थी जो विशाल थी, काफी विशाल, और एक समय में इनको विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से गिना जाता था। इन दोनों प्रतिमाओं को जो स्थानीय लोग हैं वे सालसल और शमामा कहते हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 55 मीटर और 38 से 40 मीटर के आसपास है। अब इन मूर्तियों की जो शैलियां हैं अगर उनकी बात करें तो ये गुप्त, ससैनियर और हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के अंतर्गत आती है, यानी इन तीनों ही शैलियों का एक मिक्सचर के रूप में दिखाई देती हैं। और ये बहुत ही बड़ी प्रतिमाएं थी जिनको इन्होंने नष्ट किया था तालिबान ने जब इनको नष्ट किया, तालिबान से एक इंटरव्यू में ये बात पूछी गई कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों इतना जो एक विरासत स्थल था, एक विरासत हमारे पास मौजूद थी, उसको नष्ट किया आपने। तो चूंकि यहाँ पर दिखाई पड़ता है उनके कट्टर इस्लामी विचार, चूंकि इस्लाम धर्म में उनका मानना है, जब वे सत्ता में आए तब भी उन्होंने अपने इस्लामिक जो कट्टरपंथी विचार थे लोगों के ऊपर थोपना आरंभ कर दिया, जैसे टीवी पर बैन लगा देना, 10 साल से अधिक उम्र की जो बच्चियां थी उनके स्कूल भेजने से रोक देना, संगीत पर प्रतिबंध, या इस तरह की जो भी चीजें थी। तो एक और जो इसके अंतर्गत उनका विचार था वो था मूर्ति पूजा का विरोध, यानी बुत परस्ती को विरोध। तो इस्लामी कानून के अनुसार उनका कहना था कि मूर्तियों को तोड़ने में उन्हें गर्व का अनुभव होता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मानवीय कार्यों के लिए धन का उपयोग करने का एक सबक था, यानी उनका मानना था कि इतनी बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं
मूर्ति के रूप में बनाई गई थी। तो उनमें जो पैसा खर्च हुआ वे मानवीय कार्यों के लिए खर्च हो सकता था। ठीक है, ये उनका एक अपना पक्ष हो सकता है। और इसका यहाँ पर एक और मकसद विश्व को संदेश देना था कि वे अपने इस्लामी रूप से जो कट्टर विचार है उनको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। ये उनका एंगल है। सवाल है कि बाद में क्या हुआ, क्या स्थितियां बनी। तो इस पूरी घटना को, जब ये पूरी स्थितियां बनी, तब पूरे विश्व ने इसका विरोध किया और इस पूरी घटना को वैश्विक समन्वयवाद के विचार के खिलाफ एक सांस्कृतिक अपराध के रूप में देखा गया कि एक सांस्कृतिक विरासत जो वहां पर मौजूद थी उसको नष्ट कर दिया गया। कई सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने ये कहा कि जो उसके अवशेष बचे हैं उनको उठा करके वापस से उन्हीं की जगह पर वापस से मूर्तियां बना दी जाएं। लेकिन इसमें भी पूरी तरह से एक मत नहीं हुए। कई लोगों के इसके भिन्न विचार थे। कुछ लोगों ने कहा कि एक इस्लामिक देश के अंतर्गत यदि ऐसा किया जाएगा, बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनाई जाएंगी, तो संभव है कि फिर से उनको तोड़ दिया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए फिर से लोगों को वहां पर तैनात करना पड़े। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि जो भी अवशेष बचे हैं उनको एक कट्टरवादी संगठन द्वारा या कट्टरवादी विचारधारा द्वारा किया गया एक अपराध के अवशेष के रूप में हमें रखना चाहिए। 2003 में यूनेस्को इस विश्व धरोहर स्थलों में जो अवशेष बचे थे उनको शामिल कर लेता है और एक कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत ए नाइट विद बुद्धा के नाम से 2013 में की गई थी, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल बनाना इसका एक मकसद था और अफगानिस्तान की पूर्व इस्लामी विरासत को याद करना। यानी कि इन्होंने क्या किया कि एक 3D मॉडल तैयार किया और जहां पर वे मूर्तियां मौजूद थी, जहां पर उनको ध्वस्त कर दिया गया था, वहां पर फिर से उन मूर्तियों को दिखाया गया। तो जब 9 मार्च 2021 का समय आता है, यानी 2021 में, और 2001 के बाद से 20 साल का लगभग वक्त हो चुका था, तो जो सालसल की मूर्ति थी बड़ी वाली, उसको 3D में फिर से बनाया गया। यहाँ पर आप उसको तस्वीर में देख सकते हैं। तो एक प्रोजेक्शन के थ्रू यहाँ पर फिर से उस तस्वीर को बनाने का और दिखाने का प्रयास किया गया है। कई सारे लोग इसमें शामिल हुए इस आयोजन में और फिर से एक उत्सव के रूप में इसको बनाया गया। अब एक सवाल है कि निष्कर्ष के लिए हम क्या क्या चीज़ों को ले सकते हैं। तो पहली बात, हम इसको जोड़ेंगे शुरुआत से ही, जहाँ पर तालिबान इस समय खनन के क्षेत्र में उस पूरी साइट का उपयोग करना चाहता है और खनन गतिविधियों के जरिए अपने जो उनके मकसद हैं, जो सरकार चलाने का उद्देश्य है, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो वहां पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर खुले गड्ढे हैं, तो उसकी खनन योजनाओं को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा जो उनका संस्कृति मंत्रालय है, उनको अवशेषों को स्थानांतरित करने का काम सौंपा गया है, एक योजना बनाने का काम सौंपा गया है। चीन की तरफ से भी ये दबाव है कि जो अवशेष वहां पर या फिर बुद्ध की मूर्तियां मौजूद हैं उनको सुरक्षित पहले रखा जाए, उसके बाद ही खनन किया जा सकेगा गहरे लेवल पर। तो काबुल का जो संग्रहालय, वहां पर इनको रख सकते हैं। इसके अलावा मैस ऐनाक के पास के जो निवासी हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा, ये उनके लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अभी उनके पास इतना वित्त मौजूद नहीं है। तो जब तक कार्य शुरू नहीं होता तब तक वे वहां से विस्थापित होने वाले लोगों को किस तरह से मुआवजा देंगे। ये हुआ इसका एक पक्ष। दूसरा पक्ष जाहिर सी बात है कला एवं संस्कृति से जो जुड़ता है। तो विश्व स्तर पर जो वैश्विक धरोहर स्थल मौजूद हैं उनको संरक्षण दिया जाना अपने आप में बहुत जरूरी हो। यहाँ पर तालिबान का मकसद जो दिखाई देता है, या तालिबान ऐसा जो कर रहा है, उसका मकसद सीधे सीधे उसके आर्थिक हितों से जुड़ता है, जहां उसने अपनी विचारधारा को इस समय मजबूरी में पीछे रख करके उन मूर्तियों को संरक्षण देना स्वीकार किया है। चलिए आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, आर्थिक सरोकार कभी कभी कट्टरपंथी विचारधारा को भी अपने निर्णय बदलने के लिए या विपरीत निर्णय लेने के लिए विवश कर सकते हैं। तालिबान द्वारा हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों के संरक्षण की बात कहे जाने के संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिए। तो एकदम स्पष्ट सवाल है, पूरी इसी घटना पर आधारित है कि अभी तक तो बुद्ध की मूर्तियां या फिर मूर्ति पूजा का विरोध उनकी कट्टरवादी विचारधारा में दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आर्थिक सरोकारों की बात आई तो कट्टरपंथी विचारधारा को अपने निर्णय बदलने के लिए विवश होना पड़ा। तो तालिबान के संदर्भ में इस पूरी घटना का आपको जिक्र करना है, इतिहास से शुरू कर सकते हैं और कुछ और चीजें आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गूगल कीजिए इस पूरे टॉपिक को, जहां पर भी जो भी तथ्य आपको जरूरी लगे उसको नोट करते हुए इस उत्तर को फ्रेम कीजिए। तो आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।